हेलो एवरीवन, चलिए शुरू करते हैं अपना नेक्स्ट पेपर, जो कि हमारे कुछ ही पेपर्स बचे हुए हैं और यहाँ से पेपर्स की इम्पोर्टेंस थोड़ा इंक्रीज़ हो जाती है, तो इन पे आप स्पेशली फोकस करें। चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी जनजाति मातृवंशीय जनजाति है। तो मातृवंशीय जनजाति के बारे में पूछ रहा है, तो अपनी खासी हो जाएगी। नेक्स्ट है, परिवार का सार्वभौमिक आवश्यक सामाजिक कार्य है। तो सबसे ज़्यादा आवश्यक कार्य क्या होता है? संतानोत्पत्ति करना और संतान का पालन पोषण करना। तो उस तरह ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय का गठन कब किया गया था। तो ये किया गया था 1998 को, और ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है फॉर पीजीटी एग्ज़ाम। नेक्स्ट है, अपनी जाति के अंतर विवाह करने की अनिवार्यता को क्या कहते हैं। तो अपनी जाति के अंतर्गत विवाह करने की अनिवार्यता को कहते हैं ऑप्शन बी, जाति अंतर विवाह, क्योंकि अंतर जाति विवाह का मतलब हो जाएगा जाति के बाहर विवाह, तो इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। विभिन्न जातियों के दो व्यक्तियों के परस्पर विवाह को क्या कहते हैं। तो विभिन्न जातियों के परस्पर विवाह को कहते हैं अंतर जातीय विवाह, इसलिए हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है हमारा एक मुस्लिम पत्नी को पति द्वारा विवाह के समय दिया जाने वाला धन क्या कहलाता है। तो वो कहलाएगा मेहर, इसलिए हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट हमारा कौन सा कथन संस्कृत के गुण के लिए इनकरेक्ट है। तो संस्कृत के गुण के लिए कौन सा इनकरेक्ट है। संस्कृति मानव द्वारा निर्मित है, संस्कृत सीखी जाती है, प्रत्येक समाज की संस्कृत समान होती है। तो हर कल्चर की, हर सोसाइटी की कल्चर अलग अलग होती है, इसलिए ऑप्शन सी इनकरेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है डिपेंडेंसी थ्योरी किससे संबंधित है। तो डिपेंडेंसी थ्योरी हमारी जो है वो संबंधित हो जाएगी, जो गरीब देश होते हैं वो किस पे डिपेंड होते हैं, विकसित देशों पे डिपेंड होते हैं, इसलिए ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। इनकरेक्ट आंसर करेक्ट आंसर है, और कहीं कहीं इस क्वेश्चन का आंसर इनकरेक्ट भी दिया है ऑप्शन बी। तो आप अगर युग से लगा रहे हैं तो उसमें सही है, बाकी अदर पब्लिकेशन में इसका आंसर रॉन्ग भी दिया है, तो आप इसको ध्यान से देख लेना। किस विचारक के धर्म का संबंध पूंजीवादी व्यवस्था के उद्भव से जुड़ा हुआ है। तो वो जुड़ा हुआ है वेबर का। जब हमने आपको वेबर पढ़ाया था तो हमने उसमें आपको बताया है कि उनकी जो थ्योरी ऑफ रिलीजन है वो पूंजीवादी समाज से जुड़ी हुई है। और वेबर ने कितने धर्मों की स्टडी की? 6 धर्मों की स्टडी की थी। उसमें कौन कौन से थे 6 धर्म? हिंदू थे, मुस्लिम थे, ये भी पूछ सकता है कौन कौन से थे, ईसाई थे, 3 ये हो गया, उसके बाद बौद्ध थे, और थे यहूदी, उसके बाद थे कन्फ्यूशियस। तो ये 6 धर्म थे जिनका अध्ययन वेबर ने अपनी स्टडी में किया था। हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, बौद्ध, यहूदी, कन्फ्यूशियस। उसके बाद है किस विचारक का किसके द्वारा पुरुष की एकाधिकार की भावना और ईर्ष्या को परिवार की उत्पत्ति के प्रमुख कारण माना गया है। तो ये है वेस्टरमार्क, जो कहते हैं कि ईर्ष्या की वजह से फैमिली की उत्पत्ति हुई है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, डी स्कूलिंग संबंधित है। तो डी स्कूलिंग किससे संबंधित है? ये संबंधित है इवान इलिच से, और इवान इलिच के साथ में आते हैं पॉल फेरी, तो इसलिए ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हमारा है निम्नलिखित में से किस विचारक का संबंध सांस्कृतिक वृद्धि के नव उद्विकासी सिद्धांत से संबंधित है। तो जब भी नव उद्विकासी सिद्धांत की बात होगी तो आंसर हो जाएगा स्टेवर्ट, ऑप्शन बी। प्रतिस्पर्धा किस प्रकार की सामाजिक प्रक्रिया है। तो जब प्रतिस्पर्धा की बात करेगा कि किस प्रकार की सोशल प्रोसेस है, तो उसमें ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे, इसमें देखिए ऑप्शन है आंशिक रूप से एकीकरण करने वाली, आंशिक रूप से पृथक्करण करने वाली, पूरी तरह से पृथक्करण करने वाली, और पूरी तरह से एकीकरण करने वाली। तो पूरी तरह से तो ये कुछ भी नहीं करेगा, क्योंकि कंपटीशन है, कंपटीशन की प्रिपरेशन आप भी कर रहे हो, तो ये दोनों तो ऑप्शन है ही नहीं, पहले ही इनकरेक्ट है। और इसमें दे रखा है ऑप्शन सी, तो ये पहले ही गलत हो गई, ये नहीं होगा। तो क्या होगा? आंशिक रूप से होगा, पर कंपटीशन कभी एकीकरण तो करता नहीं, एलिनेशन
आइसोलेशन करता है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आप इस वाले क्वेश्चन में करेक्ट आंसर कर लीजिए ऑप्शन बी, आंशिक रूप से पृथक्करण करने वाली, ना कि होगा पूरी तरह से पृथक्करण करने वाली। ओके, नेक्स्ट है साइबर अपराध वह अपराध है जो कंप्यूटर नेटवर्क एवं हार्डवेयर के प्रयोग द्वारा होता है। तो ये किसने कहा है, ये कहा है सुस्मैन ने, और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और करेक्ट आंसर इसका दिया है। नेक्स्ट हमारा है प्रतिस्पर्धा और संघर्ष में अंतर है। तो प्रतिस्पर्धा और संघर्ष में क्या अंतर हो सकता है। प्रतिस्पर्धा कम मात्रा में एकीकरण करती है, अभी आपने देखा था ऊपर वहाँ पे दे रखा था आंशिक पृथक्करण करती, वही पूछ रहा है। तो यहाँ पे देखिए आपको ऐसे ही पता चल गया कि इसका आंसर उसमें रॉन्ग था, जबकि संघर्ष अधिक मात्रा में करता है। तो ये करेक्ट है, प्रतिस्पर्धा व समाज दोनों को लाभ पहुँचाता है, जबकि पृथक्करण दोनों को हानि पहुंचाता है। ये भी करेक्ट है, जब आइसोलेशन होगा तो हानि होगी। प्रतिस्पर्धा सामाजिक प्रगति में सहायता करती है, जबकि संघर्ष इसमें बाधा पहुंचाता है। तो ये भी करेक्ट है, तो इसलिए ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। कौन सा शब्द सदस्यता को व्यक्त नहीं करता है। तो किसमें सदस्यता नहीं होगी, अब आप इसमें देखिए कौन से में सदस्यता नहीं होगी, समुदाय में, समिति में, संस्था में, सामाजिक समूह में। तो आपने देखा जो समिति होती है वो कुछ उद्देश्यों की पूर्ति के लिए बनाया जाता है, लेकिन जो संस्था होती है वो नियम और कार्य प्रणाली की व्यवस्था होती है, इसलिए हो जाएगा सदस्यता आप इसमें नहीं ले सकते। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा व्यक्ति की विचार शक्ति प्रायः लुप्त हो जाती है। तो विचार शक्ति किसमें लुप्त होगी, प्रायः जब भीड़ होगी तो उसको कुछ समझ में नहीं आएगा क्या हो रहा है। तो इस वजह से इसमें विचार शक्ति लुप्त हो सकती है। तो क्या आपको लगता है कि लुप्त हो सकती है। भीड़ जब होती है तो आपका ध्यान किस पे केंद्रित होता है, एक सामान्य केंद्र के चारों ओर केंद्रित होती है। और उसके अलावा जब जनता होती है तो उसमें क्या होता है, एक सभी व्यक्तियों का एक किसी भी पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर कॉमन आइडियोलॉजी होती है जनता में। और समिति में क्या होता है, जो व्यक्ति होते हैं वो किसी एक पर्टिकुलर ये है इसके उद्देश्य की वजह से किसी एक संघ का निर्माण करते हैं, उसमें व्यक्ति का एक इच्छित उद्देश्य होता है। और जब कोई भी श्रोता समूह होता है तो उसमें एक जो व्यक्ति होता है वो किसी भी, जैसे मैं अभी बोल रही हूँ तो आप सुन रहे हैं, तो आप इसमें अपनी आइडियोलॉजी नहीं लगा सकते। आपका ध्यान किस पे, सिर्फ मेरी बातों पे, जो मैं कहूँगी वही आप सुनेंगे। अगर आप यहाँ पे कुछ आइडियोलॉजी लगागे, विचार आप लगाने लगेंगे, तो फिर आपको मेरी बात समझ में नहीं आएगी। तो जब कोई भी व्यक्ति किसी श्रोता समूह में होता है तो उसकी विचार शक्ति क्या होती है, लुप्त हो जाती है। और इसी को किम्बाली यंग ने इंस्टीट्यूशनल क्राउड कहा है, संस्थात्मक भीड़ कहा है इसको, श्रोता समूह। क्योंकि जब भीड़ होती है तो उसमें हमें पता नहीं होता है कि क्या हो रहा है, तो उसमें हम किसी भी चीज़ को लेकर बहुत क्यूरियस हो जाते हैं कि हाँ क्या हो रहा है, चलो हमें पता लगाओ कैसे क्या हो रहा है, तो क्यूरियोसिटी वहाँ पे बढ़ जाती। लेकिन श्रोता समूह में क्या होता है, हमको सोचते नहीं है, जो सामने वाला कह रहा होता है। जैसे आप फॉर एग्जांपल पर्टिकुलर कोई लेक्चर में जाते हैं तो आप वहाँ पे अटेंड करते हैं, तो आप अपना अगर विचार लगाएंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो मैंने इसलिए इतना डिटेल एक्सप्लेनेशन किया कि आप क्योंकि इसमें माइनर कन्फ्यूज़न है, तो आप इसमें जनता में याद रखें। जैसे एक टीवी सीरियल को लोग देखते हैं तो उनकी क्या कॉमन आइडियोलॉजी होती है, वो लोग एक ही जैसा सोचते हैं कि भाई हाँ इसमें ये विलन है, इसको ऐसे ऐसे डन करो। और समिति में क्या होता है, एक निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए अपना उद्देश्य बनाते हैं, और जब उनका उद्देश्य पूरा हो जाता है तो उसको ख़त्म कर देते हैं। तो मैंने आपको चारों ऑप्शन यहाँ पे समझा दिए, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है हमारा 2011 की जनगणना के अनुसार मोर्टेलिटी रेट कितना है। तो मोर्टेलिटी रेट इन्होंने पूछा है अकॉर्डिंग टू 2011 की जनगणना के अनुसार, तो ये है 7.1% मोर्टेलिटी रेट, और इसमें दे रखा है 7.48%। तो 48% तो एक्यूरेट आंसर नहीं दे रखा है, और इसमें जो करेक्ट आंसर है वो 7.1% है। तो फिर भी क्योंकि नियरेस्ट है इसलिए इसको ऑप्शन डी यहाँ पे मेंशन कर दिया है, और कहीं कहीं पे इसमें ऑप्शन सी भी दे रखा है, तो वो रॉन्ग आंसर है। तो इस वजह से इसका करेक्ट आंसर है 7.1%। नेक्स्ट है हमारा
भावुकता प्रबल होती है। तो भावुकता प्रबल होती है क्योंकि अब अभी मैंने बताया था जब भीड़ होती है तो आप बहुत किसी चीज़ को लेकर क्यूरियस हो जाते हैं कि भाई क्या हो रहा है, तो वही भावुकता होती है, तो वो भीड़ में प्रबल होती है। प्राथमिक समूह की अवधारणा किसने दी है? प्राथमिक समूह की अवधारणा दी है कूले ने। निम्न में से कौन सा प्राथमिक समूह है? तो फैमिली है, पड़ोस है, खेल समूह है, उपयुक्त तीनों हो जाएगा। और ये कूले के अकॉर्डिंग ही है। निम्न में से कौन सा द्वितीयक समूह है? तो द्वितीयक समूह परिवार, बच्चों का खेल समूह, पड़ोस आपने देखा कि ये प्राइमरी है तो इसलिए ऑफिस हो जाएगा सेकेंडरी ग्रुप। निम्न में से कौन स्थानीय समूह है? तो एक जो जनजाति होती है वो स्थानीय समूह होती है। नेक्स्ट हमारा है कौन सी जो प्रोसेस हैं वो जनानकी प्रोसेस हैं। तो जनानकी जो प्रोसेस हैं उसमें हो जाएगा प्रजननता हो जाएगा और ये मृत्युता हो जाएगा। तो ये हमारी जो है वो हो जाएंगी जो जनानकी प्रोसेस। उसके बाद है फर्स्ट एंड सेकंड ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा है कौन सा एम्पावर्ड एक्शन ग्रुप में राज्य सम्मिलित नहीं है। तो ये क्वेश्चन एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव में काफ़ी इम्पोर्टेंट है और डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन की नीड इस क्वेश्चन में है। पहली बात तो एम्पावर्ड एक्शन का जो इसमें आंसर दे रखा है एम्पावर्ड एक्शन ग्रुप, उसमें एम्पावर्ड एक्शन ग्रुप में इसने पूछा है कि कौन कौन सा इसमें सम्मिलित नहीं है। तो इसमें ऑप्शन दे रखा है ऑप्शन बी में है आपका पंजाब। और जब हम इसमें बात करेंगे एम्पावर्ड एक्शन ग्रुप, पहले हम ये जान लेते हैं कि ये है क्या। तो एम्पावर्ड एक्शन ग्रुप जो है वो उसको उसको EAG इसके नाम से जाना जाता है, ठीक है। एम्पावर्ड एक्शन ग्रुप को EAG के नाम से जाना जाता है। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसमें 8 स्टेट शामिल हैं। कितने स्टेट शामिल हैं? 8। इसमें एम्पावर्ड एक्शन ग्रुप में 8 स्टेट शामिल हैं। और नेक्स्ट जो हमारा जो इसमें इम्पॉर्टेंट थिंग है कि एम्पावर्ड एक्शन ग्रुप इनको क्यों कहा गया है, क्यों नीड है। तो इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये जो है, इसमें इन्फेंट मोर्टेलिटी जो रेट होता है, इन्फेंट मोर्टेलिटी जो रेट होता है वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा हाई होता है। किसमें? एम्पावर्ड एक्शन ग्रुप। इसलिए इसको कहा गया है क्योंकि इसमें इन्फेंट मोर्टेलिटी हाई होता है EAG में। और जो सोशियो इकोनॉमिक डिसएडवांटेज होता है इसमें, तो एक तो ये आपको पता चल गया इन्फेंट मोर्टेलिटी होता है। दूसरा इसमें क्या होता है, सोशियो इकोनॉमिक डिसएडवांटेज होता है इनको। तो इस वजह से इनको एम्पावर्ड एक्शन ग्रुप कहा जाता है इन स्टेट्स को। और उसमें कितने शामिल हैं मैंने बताया आपको, 8 स्टेट। अब आपको याद करना है इसमें कौन कौन से 8 स्टेट आते हैं। तो उसमें आता है MP, नेक्स्ट आता है आपका राजस्थान, उसके बाद आता है आपका छत्तीसगढ़, उसके बाद आपका आता है उड़ीसा, उसके बाद आपका आता है उत्तरांचल, उसके बाद आपका आता है झारखंड, उसके बाद आपका आता है बिहार। तो आपने देखा इसमें कौन कौन सा आएगा, 8 स्टेट में MP आएगा, राजस्थान आएगा, छत्तीसगढ़ आएगा, उड़ीसा आएगा, उत्तरांचल आएगा और आपका आएगा झारखंड और आएगा बिहार। तो आपने ऑप्शन यहाँ पे आप ऑप्शन देखिए, आपका राजस्थान है, राजस्थान आएगा, छत्तीसगढ़ आएगा, उत्तर प्रदेश आएगा, उत्तरांचल आएगा और MP आएगा और आएगा बिहार। लेकिन पंजाब उसमें नहीं मेंशन है, तो इसलिए ऑप्शन इसका यहाँ पे तो ऑप्शन B हो जाएगा। तो अगर आप याद कर लेंगे पंजाब तो उससे काम नहीं चलेगा। आपको क्या करना पड़ेगा, ये पूरे 8 स्टेट जो मैंने यहाँ पे मेंशन किए वो आपको लर्न करने पड़ेंगे। और इसके साथ ही साथ आपको ये भी याद करना पड़ेगा कि एम्पावर्ड एक्शन अगर पूछ ले उसमें कितने स्टेट आते हैं, तो 8 स्टेट आते हैं। और एम्पावर्ड एक्शन ग्रुप की क्या विशेषता है या क्या है, तो इसमें इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट ज़्यादा होता है और सोशियो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज होता है।
तो ये इसकी 2 विशेषताएं हैं और इसमें जो 8 स्टेट आते हैं उनको आप लर्न कर लीजिए। जैसे आप जो नॉर्मली एग्ज़ाम देते रहते हैं वही वाले हैं इसमें, जैसे यूपी हो गया आपका, एमपी हो गया, राजस्थान हो गया, झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, बिहार हो गया। और आपको लर्न केवल 2 करने हैं, उड़ीसा हो गया, उत्तरांचल हो गया। तो अगर आप देखेंगे तो इन राज्यों में जो शिशु मृत्यु दर होती है वो ज़्यादा होता है और सामाजिक और आर्थिक रूप से थोड़ा पिछड़े होते हैं। तो ये क्वेश्चन डिस्कशन वाला था, इसलिए मैंने इस पर डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन की। और पेपर सॉल्व कराने का मेरा यही पर्सपेक्टिव है कि आप जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनकी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन जानें और जो इनकरेक्ट आंसर्स हैं उनको आप करेक्ट फाइंड आउट करें। और इसीलिए मैंने इस पेपर को, इसमें जो इसके आंसर्स हैं वो भी दिखाए हैं, सो दैट आपको कंफर्म हो पाए कि हाँ कितना इन्होंने रॉन्ग आंसर दे रखा है और कितना उसके साथ रॉन्ग आंसर्स के साथ एक्सप्लेन भी कर रखा है। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए जुड़े हैं और पहली बार इस पेपर को देख रहे हैं तो हमने जितने भी पीजीटी के पेपर सॉल्व कराए हैं एक बार उनके आंसर्स को मैच ज़रूर कर लें। ओके, चलिए नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है जाति की परिभाषा है। तो जाति क्या है? एक बंद वर्ग होता है, तो इसलिए ये करेक्ट आंसर हो जाएगी। ये किसने कहा है? मजूमदार और मदान ने कहा है। ठीक है, नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो कथन सत्य है इसमें जाति तथा वर्ण दोनों जन पर आधारित है, नो। जाति वर्ण दोनों गण पर आधारित है, नो। जाति तथा वर्ण दोनों समाज का स्ट्रेटिफिकेशन करते हैं, ये करेक्ट आंसर है, तो इसलिए देगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट हमारा किसने समाज की भौगोलिक भाग्य निर्णायकवाद का सिद्धांत दिया है? तो भौगोलिक की जब भी बात होगी तो उसमें कौन आएंगे? आपके हंटिंगटन आएंगे, इसलिए आंसर हो जाएगा आपका ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है हमारा संस्कृति संकुल विभिन्न कालों में विकसित होकर अन्य भागों में प्रसारित होते हैं। ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, यूजीसी में भी रिपीट हो चुका है और आजकल पूछे जाने की पॉसिबिलिटी है। तो पहली बात तो यहाँ पे हम देखते हैं ये क्या कह रहा है कि जो विभिन्न संकुल हैं उसमें क्या कह रहा है कि कहीं से निकलकर विभिन्न भागों में प्रसारित होता है। इसका मतलब ये है कि कहीं कोई एक सेंटर है, वहाँ से निकल के ये अन्य भागों में प्रसारित होता है। पहले तो आप इसका मतलब समझ लें, तो ये मतलब समझ में आ गया कि यहाँ से निकलकर कहीं और भागों में वो जाता है। तो पहले हम इसमें देखते हैं, जो इसमें जो बात की गई है वो 3 स्कूल हैं। तो उन 3 स्कूल के बारे में हम पहले जान लेते हैं, वो कौन कौन से 3 स्कूल हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो इसमें जो पहला स्कूल है वो है आपका अमेरिकन स्कूल। ध्यान से इसको पढ़िएगा क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो पहला हो गया हमारा अमेरिकन स्कूल हो गया। और अमेरिकन स्कूल में कौन कौन आते हैं वो आप इसमें 3 दृष्टिकोण हैं, वो मैंने आपको बताया। अमेरिकन स्कूल में कौन कौन लोग आते हैं? तो अमेरिकन में आते हैं बोआस और बिस्लर। बोआस और बिस्लर हो गए। और ट्रिक के लिए आप याद कर सकते हैं, जो अमेरिकन में जो ट्रिक है वो है बीबी। तो किसी की अमेरिकन बीबी है उससे आप याद कर सकते हैं बोआस, एक बी से बोआस और दूसरे बी से बिस्लर, ये हो गया। तो अमेरिकन में बीबी हो गया। और इसका मतलब क्या है? ये लोग बात जो अमेरिकन स्कूल वाले हैं वो मानते हैं कोई भी चीज़ जो प्रसार होता है वो कहाँ से होता है? सेंटर से पेरीफेरी की तरफ होता है। तो वो मानते हैं कि इसका प्रसार केंद्र से परिधि की ओर होता है। ठीक है, ये कौन मानता है? ये अमेरिकन स्कूल वाले मानते हैं। तो पहला स्कूल क्लियर हो गया। अमेरिकन जो हैं अमेरिकन संकुल वाले हैं वो मानते हैं कि जो भी संस्कृति का विस्तार होता है वो एक केंद्र से परिधि की तरफ होता है। और उसको मानने वाले 2 लोग हैं, B+B यानी बोआस और बिस्लर। तो ये क्लियर हो गया। दूसरा जो हमारा स्कूल है उसमें वो है जर्मन स्कूल। जर्मन स्कूल जो है उसको सर्कल स्कूल भी कहते हैं, मैं यहाँ लिख रही हूँ, सर्कल स्कूल भी कहते हैं। और इसको कुल्टर क्रीज स्कूल भी कहते हैं, यहाँ लिख रही हूँ, कुल्टर क्रीज। ठीक है, इसको कुल्टर क्रीज भी कहते हैं। तो इसको इसके 3 नाम हैं, जर्मन स्कूल, सर्कल स्कूल और कुल्टर क्रीज। तो इसमें जो इसको मानने वाले हैं
वो कहते हैं जो संस्कृति है उसका विस्तार, जो मैंने बताया था, एक घेरे से होता है। ये एक घेरा है, इसी घेरे से पूरी संस्कृत निकलती। यही इसी घेरे को सर्कल या फिर जर्मन या फिर कुल्टर क्रीज कहा जाता है। अब इसको जो मानने वाले हैं वो 4 लोग हैं। वो 4 लोग कौन कौन से हैं? वो हैं ग्रेबनर, याद करते चलिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ग्रेबनर, एंकरमैन, नेक्स्ट है स्मिड और सेहिंट है, ठीक है। ये 4 लोग इसमें आते हैं, किसमें? सर्कल स्कूल में, जिसको जर्मन या कुल्टर क्रीज भी कहते हैं। और इनका मानना है कि जो संस्कृत है वो एक घेरे से निकलकर विभिन्न भागों में प्रसारित होती है। इसको मानने वाले 4 लोग हैं, ग्रेबनर, एंकरमैन, स्मिड और सेहिंट, ठीक है। तो इसमें यही पूछा है इन्होंने कि कौन ये मानते हैं कि एक जो संस्कृत संकुल है वो विभिन्न कालों में विकसित होकर अन्य भागों में प्रसारित होती है। और इसमें इन्होंने ऑप्शन दे रखा है ग्रेबनर और एंकरमैन। 2 लोगों को नहीं दिया है, स्मिड और सेहिंट, ये नीचे वालों को नहीं इन्होंने दिया है, ये पहले दोनों को मेंशन किया है ऑप्शन नंबर 1 पे एंड ऑप्शन नंबर 2 पे। तो ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट और सेकंड, यानी एक करेक्ट है। लेकिन मैंने आपको इसलिए एक्सप्लेन किया, हो सकता है यही क्वेश्चन में ग्रेबनर और एंकरमैन को अगर नहीं पूछेगा तो आपको लगेगा हमने तो ये पढ़ा ही नहीं है, इसलिए ये आंसर रॉन्ग है। तो इसलिए मैंने इन चारों को भी बता दिया कि हो सकता है ग्रेबनर और एंकरमैन को अब पूछ लिया है तो अब ये स्मिड या सेहिंट को भी दे सकता है, या चारों लोगों को भी दे सकता है। तीसरा जो हमारा लास्ट वाला बचता है वो है ब्रिटिश, और ब्रिटिश को हीलियोसेंट्रिक भी कहते हैं। हीलियोसेंट्रिक कहते हैं इसको, ब्रिटिश को। 2 नाम है इसके, और इसका हिंदी में इसका मतलब है सौर केंद्रित हो जाएगा इसका मतलब, हीलियोसेंट्रिक। तो ये लोग मानते हैं जो संस्कृत है वो मिस्र से उत्पन्न हुई है, मिस्र को मानते हैं, और सूर्य पे ज़्यादा इनका वो रहता है। इसमें जो इसके मानने वाले हैं वो हैं एलियट स्मिथ, जेम्स पैरी। जो यहाँ पे इन्होंने दे रखा है ना ये ऑप्शन, स्मिथ और पैरी, तो ये ऑप्शन इस वाले का है, हीलियोसेंट्रिक का है, ब्रिटिश वाले का है। तो एलियट का इन्होंने आधा नाम लिखा है यहाँ पे। एलियट का मतलब है इलियट स्मिथ, इलियट के आगे स्मिथ भी लगेगा, तो आप कभी कभी ये पीछे का भी पूछ लेता है, स्मिथ और जेम्स पैरी। तो इन्होंने इनका पीछे का नाम और उनका आगे का नाम लिख दिया है, तो इलियट स्मिथ हो जाएगा और दूसरा हो जाएगा जेम्स पैरी, ठीक है। और ये लोग मानते हैं मिस्र से संस्कृत की उत्पत्ति हुई। तो आपने यहाँ पे 3 स्कूल पढ़े हैं और तीनों में संस्कृत संकुल की बात करता है, और तीनों ने अलग अलग उससे माना है। और पहले में जो अमेरिकन स्कूल है, अमेरिकन वाला जो है, उसमें उन्होंने बोआस और बिस्लर है वो केंद्र से परिधि की तरफ मानते हैं। जो दूसरा स्कूल है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, उसी से बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, जर्मन सर्कल या कुल्टर कीज से। उसमें 4 लोग हैं, ग्रेबनर, एंकरमैन, स्मिथ, सेहिंट, और ये मानते हैं संस्कृत एक घेरे से उत्पन्न होकर चारों ओर विस्तृत होती है। और जो तीसरा है वो है ब्रिटिश या हीलियोसेंट्रिक, वो मानता है जो संस्कृत होती सौर केंद्रित होती है। उसमें एलियट स्मिथ और जेम्स पैरी आते हैं। तो आप इसको स्मिथ या पैरी के नाम से भी लर्न कर सकते हैं। ये था क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट, जिसको मैंने डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन की है, और आप लोग इसको नोट करके अलग किसी कॉपी पे मेंशन कर लीजिए। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यूजीसी नेट अभी लेटेस्ट वाले में ही 2024 या 23 में ये पूछा गया था, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए हम नेक्स्ट अब बढ़ते हैं, इस पर बहुत एक्सप्लेनेशन हो गया। संस्कृति का विकास मानव कर पाया लेकिन पशु क्यों नहीं। अब इसमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स लिखी हुई हैं कि पशु क्यों नहीं कर पाया है। तो क्योंकि जो इसमें पहली लिखी हुई है बोलने की क्षमता, वाणी की क्षमता हो गई। नेक्स्ट ये तो करेक्ट है। नेक्स्ट हो गया सीधे खड़े होने की क्षमता है मानव के पास, तो है करेक्ट है। उसके बाद नेक्स्ट आता है इसमें उंगलियों या कलाई की कार्य क्षमता,
तो उंगली भी होती है मानव के पास, कलाई क्षमता भी होती है, इसलिए यहाँ पे ये तो करेक्ट है, तीनों ही करेक्ट है, तो इसलिए इसका ऑप्शन जो है हो जाएगा डी। लेकिन यहाँ पे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो कल्चर है ये जो बताया है कि मानव कर पाया लेकिन पशु क्यों नहीं, उसमें लेस्ली वाइट हैं, उन्होंने क्या किया है, 5 विशेषताएं बताई हैं इसकी। तो 3 आपने पढ़ी, बोलने की क्षमता होती है यानी भाषा होती है, सीधे खड़े हो सकता है, और उसके पास मोड़ने की या कलाई और उंगलियों की कार्य क्षमता होती है। उसके अलावा उन्होंने 2 और 3 ये हो गई, +1 और कौन सी है, उसके पास मेधावी मस्तिष्क होता है यानी उसके पास अच्छा दिमाग होता है। और उसके अलावा क्या होता है, जो उसके पास एक और उन्होंने बताया है उसमें +2, उसके पास प्रतीक निर्माण कर सकता है वो, मतलब सिंबल के माध्यम से भी बता सकता है। तो 3 आपने यहाँ पे देखी, 2 और लर्न कर लीजिए, मेधावी मस्तिष्क होता है, प्रतीक होता है। तो ये 5 बताई हैं करेक्टरिस्टिक्स इन्होंने, लेस्ली वाइट ने। तो आप कभी किसी को डिफरेंस बताएं या कोई क्वेश्चन आपसे पूछ रहे इंटरव्यू में कि क्यों नहीं कर पाया, तो ये 5 करेक्टरिस्टिक्स बताइएगा। नेक्स्ट है हमारा, निम्न में से कौन सा कथन हंटिंगटन द्वारा दिया गया है, तो वो है समाज के भाग्य का निर्णय आर्थिक परिस्थितियां करती हैं, समाज के भाग्य का निर्णय भौगोलिक परिस्थितियां करती। तो अभी मैंने आपको बताया था जब भी भौगोलिक परिस्थितियों की बात होगी तो आंसर हो जाएगा हंटिंगटन, इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट है। संस्कृति पर्यावरण का मानव निर्मित हिस्सा है, ये किसने कहा है, ये हेरिस्कोविट्ज ने कहा, बहुत बार रिपीट हो चुका है, फिर भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है, बेंडिक्ट का नाम निम्नलिखित में से किस अवधारणा के साथ जुड़ा है, तो इनका जुड़ा है कल्चरल पैटर्न के साथ, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। समाज में किस स्थिति को कल्चरल लैग कहा जाता है, बहुत बार आपने पढ़ा है, आगमन का, सोशल चेंज इनकी बुक है। तो उन्होंने कहा है जब भौतिक संस्कृत से आगे निकल जाएगी तो वो कल्चरल लैग हो जाता है और पिछला भाग जो होगा वो पिछड़ जाएगा, इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट है। औपचारिक संबंध निम्नलिखित में से किन समूहों का लक्षण है, तो जहाँ भी फॉर्मेलिटी की बात होगी वो द्वितीयक में आ जाएगा। जाति व्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है, तो इसका आंसर इसमें इनकरेक्ट है। जाति व्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है एंडोगामी, क्योंकि जब आप अपनी ही जाति में विवाह करते रहेंगे तो क्या होगा, जो जाति व्यवस्था है वो जैसी थी वैसी ही बनी रहेगी, इसलिए इसमें ऑप्शन सही है ए। लेकिन इस क्वेश्चन में कहीं कहीं ऑप्शन बी माना है, कहीं कहीं ऑप्शन डी भी माना है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए और ये इनकरेक्ट है। नेक्स्ट है, आधुनिक समाज में अधिकांश सामाजिक स्थितियाँ क्या होती हैं, जो भी सोशल स्टेटस हैं वो जितनी भी स्टेटस की जब भी बात होगी तो वो तो हम अचीव ही करते हैं, इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, समाज में प्रदत्त सामाजिक स्थिति तय होती है किस आधार पर, तो प्रदत्त की बात होगी तो वो ऑलरेडी जन्म पर ही होगी आधारित। कौन सा विचारक कल्चरल लैग के सिद्धांत के लिए जाना जाता है, तो आगमन जाने जाते हैं। कौन सा कथन सही है, तो इसमें व्यक्तित्व की जड़ें संस्कृति में होती हैं, संस्कृति की जड़ें व्यक्तित्व में होती हैं और संस्कृति की जड़ें बर्ताव में होती हैं। तो देखिए इसमें भी बहुत वो है कि इसके कई सारे ऑप्शन माने गए हैं, कहीं पे ऑप्शन माना गया है ऑप्शन ए और कहीं पे माना गया ऑप्शन सी। तो मैं इसलिए आपको बता देती हूँ कि इसमें 2-2 आंसर्स हैं, तो आप ही फाइंड आउट कर लें अगर आपको लगता है कि क्या हो सकता है। और वैसे ही आज के ज़माने में क्वेश्चंस ये आएंगे तो डिलीट हो जाएंगे, फिर भी मैं बता देती हूँ कि इनके 2-2 आंसर हैं। तो फिलहाल इसका जो आंसर मेरा जा रहा है वो ऑप्शन ए की तरफ जा रहा है। व्यक्ति की जड़ें जो होती हैं वो उसकी कल्चर में, पर्सनालिटी की जड़ें जो होती हैं उसकी कल्चर में दिखती हैं, क्योंकि वो पर्सनालिटी ही बताती है आपके सोसाइटी की या आपकी फैमिली की कल्चर क्या है, तो इसलिए इसका ऑप्शन होना चाहिए ऑप्शन ए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ना तो मानव पैदा होता है ना ही सामाजिक, वरन वो क्या करता है, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बनता है। तो ये डेफिनेशन का इसमें पूछ रहा है कि ये सही है कि गलत है, तो ये एब्सोल्युटली राइट है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है कि ये क्वेश्चन इनकरेक्ट है। नेक्स्ट है हमारा, समाजीकरण एक प्रोसेस है, कौन सी व्यक्ति के व्यक्तित्व को बनाने के लिए, व्यक्ति की संस्कृति को परिवर्तित करने के लिए, या फिर व्यक्ति के समाज को परिवर्तित करने के लिए, या व्यक्ति के व्यक्तित्व को परिवर्तित करने के लिए। तो भाई व्यक्ति के व्यक्तित्व को बनाने की प्रोसेस है, ना कि चेंज करने की, तो इसलिए इन सब में चेंज की बात हो रही, तो ये नहीं होंगे, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। सामाजिक नियंत्रण का सबसे महत्वपूर्ण विकरण क्या है, तो फैमिली होती है। निम्न में से कौन सामाजिक नियंत्रण लागू करता है,
तो जब सोशल कंट्रोल की बात करेंगे तो उसमें लागू होगा स्कूल, फैमिली और समाज, धर्म, कानून। तो इसमें तीनों ही लागू होंगे क्योंकि ये तीनों ही सोशल कंट्रोल करते हैं, सोसाइटी, रिलीजन और लॉ। इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से सामाजिक नियंत्रण का कौन सा साधन जनरीति है। तो जब जनरीति की बात करेगा तो वो दिखाता है कि आप कौन सा फॉलो कर रहे हो, किस तरह से अपने जो भी आपके वो हैं वो दिखा रहे हो। तो उसमें नमस्ते करना, पैर छूना, ये सब आ जाता है क्योंकि आप अभिवादन तो कर रहे हो लेकिन कौन सा तरीका अपना रहे हो। तो तरीका आप गुड मॉर्निंग भी कर सकते हो, हाय हेलो भी कर सकते हो, नमस्ते भी कर सकते हो। तो इसलिए ये जनरीति है। सामाजिक नियंत्रण का मुख्य लक्ष्य क्या है। तो इसमें तो यही हो जाएगा, आदर्श, नियम और सामाजिक मूल्यों का अनुपालन करना, ऑप्शन सी। कौन सा व्यवहार सामाजिक नियंत्रण से मेल नहीं खाता है। तो सामाजिक नियंत्रण से कौन सा मेल नहीं खाएगा। प्रार्थना स्थल में धार्मिक अनुष्ठान, अपनी ही जाति में विवाह, हड़ताल पर जाना। अब हड़ताल पर जाने का मतलब कोई नहीं है, नियंत्रण कंट्रोल से कोई जब कंट्रोल होगा तो क्यों आप हड़ताल पर जाएंगे। सोशल स्ट्रैटिफिकेशन का अर्थ है समाज का पेशीगत विभाजन, भाषा विभाजन, सामाजिक स्थिति के अनुसार या फिर क्षेत्रीय विभाजन। तो हो जाएगा सामाजिक स्थिति के अनुसार विभाजन, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है हमारा, सामाजिक नियंत्रण दृढ़ होता है छोटे समुदाय में, एक रूपी समुदाय में, धर्म को महत्व देने वाले समुदाय में या फिर उपयुक्त तीनों में। तो जब हम सोशल कंट्रोल की बात करेंगे तो वो वास्तव में तीनों ही समाज में पाया जाता है, इसलिए ऑप्शन हो जाएगा डी। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत सामाजिक परिवर्तन का सिद्धांत है। तो रेखीय सिद्धांत, चक्रीय सिद्धांत, ये दोनों ही सिद्धांत सोशल चेंज के हैं, इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। सामाजिक परिवर्तन की दर तीव्रतम होती है। तो सोशल चेंज बृहत नगरों में होता है। सोशल चेंज में बाधा पहुंचाने वाले कारक कौन से होते हैं। रूढ़िवादिता, निरक्षरता, निहित स्वार्थ। तो इसमें से क्या हो जाएगा, तीनों ही हो जाएगा क्योंकि सोशल चेंज में तीनों ही बाधा पहुंचाएंगे। जब आप पढ़े लिखे नहीं हैं तो बाधा ही पहुंचाएंगे, रूढ़िवादिता है तो भी, और आपका अगर स्वार्थ है किसी चीज़ में तो भी आप उसमें बाधा ही पहुंचाएंगे। संस्कृति और सभ्यता में अंतर क्या है। तो संस्कृति और सभ्यता में अंतर है, संस्कृति अभौतिक और सभ्यता जो सभ्यता है वो भौतिक होती है। और इसमें ये यहीं पे आपको मिल गया क्योंकि जो कल्चर होती है वो आपकी अभौतिक होती है, लेकिन जो सभ्यता होती है वो भौतिक होती है क्योंकि आप देख सकते हो आपके पास क्या है। जैसे उसमें बोला है कि हमारे पास क्या है और वो हमें बताती है जो सभ्यता है। तो हमारे पास फ्रिज है, हमारे पास कूलर है, पंखा है, ये सारी चीज़ें भौतिक सभ्यता ही हैं। और कल्चर अभौतिक है क्योंकि वो तो हमारी पर्सनालिटी को दिखाती है। आपने ही अभी कुछ देर पहले पढ़ा है कि कल्चर क्या होती है। तो कल्चर हमारी व्यक्तित्व में निहित होती है, इसलिए वो अभौतिक होती है। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, हिंदू सामाजिक संगठन के चतुर्वर्ण कौन से हैं। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये चारों वर्ण हैं, इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है, एक हिंदू के सामाजिक जीवन के आश्रम कौन से हैं। तो ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी आश्रम हैं, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। भारतीय सामाजिक दर्शन के अनुसार कितने संस्कार बताए गए हैं। तो जब बात होगी यहाँ पे भारतीय सामाजिक दर्शन के अनुसार, तो उसमें जो संस्कारों की जो संख्या है वो उसके आधार पे हम बताएंगे। तो इसलिए इसमें आप ऑप्शन हो जाएगा 16 क्योंकि भारतीय सामाजिक दर्शन के अनुसार जो संस्कार हैं वो 16 ही हैं। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। कर्म का सिद्धांत हिंदू धर्म की किस पुस्तक में प्रतिपादित है। तो ये तो आप सभी को पता होगा, जो कर्म का सिद्धांत है वो गीता में है, इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कर्म का सिद्धांत किसके द्वारा समझाया गया है। तो कर्म का सिद्धांत समझाया है कृष्ण के द्वारा। परिवार धीरे धीरे समाप्ति की ओर जा रहा है, ये किसने कहा, ये कहा है विलियम गुडे ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार रिपीट हुआ है। नेक्स्ट है हमारा, हिंदू विवाह की जो प्रकृति है वो कैसी होती है। तो हिंदू विवाह की प्रकृति होती है धार्मिक, इसलिए ऑप्शन हो जाएगा बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मुस्लिम विवाह का स्वरूप इनमें से कौन सा नहीं है। तो मुस्लिम विवाह का स्वरूप नहीं है जिहर, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, एक सार्थक जीवन के लिए भारतीय विचारधारा में कौन से 4 पुरुषार्थ बताए गए हैं। तो पुरुषार्थ वही है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष।
2005 के अनुसार हिंसा अधिनियम में क्या नहीं सम्मिलित है? तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये भी यूजीसी नेट वगैरह में रिपीट हो जाता है। तो क्या सम्मिलित नहीं है, उसमें वो ढूंढना है। तो इसमें है वास्तविक दुर्व्यवहार, ये सम्मिलित नहीं है, बाकी चीज़ें सम्मिलित हैं। लैंगिक, मौखिक, भावनात्मक, इन तीनों तरह के जो दुर्व्यवहार हैं वो सम्मिलित हैं। लैंगिक, मौखिक, भावात्मक, जबकि इसमें कन्फ्यूजन हो सकता है कि वास्तविक तो सम्मिलित होगा, लेकिन वो सम्मिलित नहीं है। लैंगिक, मौखिक, भावनात्मक, ये 3 तरह के जो दुर्व्यवहार हैं वो सम्मिलित हैं 2005 की डोमेस्टिक वायलेंस के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट हमारा है संयुक्त परिवार सामाजिक जगत का एक छोटा रूप है। ये वैसे ज़्यादातर जो कथन दिए होते हैं वो करेक्ट ही होते हैं, लेकिन आप पढ़ के देख लेना, आपको पता चल जाएगा। व्यवस्था के रूप में जाति एक बहुत अच्छी व्यवस्था है, पर जब हम जातिवाद के रूप में चेंज करते हैं इसको तो बहुत हानिकारक हो जाती है। सही बात है, तो इसलिए इसका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। जजमानी व्यवस्था पाई जाती है गांव में, कस्बों में, शहरों में। तो आप जानते हैं जजमानी व्यवस्था गांव में ही पाई जाती थी, इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, किस नातेदारी संगठन में मातृवंशीय व्यवस्था विद्यमान है? तो वो विद्यमान है गारो में। द पोजीशन ऑफ वुमेन इन हिंदू सिविलाइजेशन जो बुक है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछी जा चुकी है। तो ये इसके जो लेखक हैं वो हैं अल्टेकर। द पोजीशन ऑफ वुमेन इन हिंदू सिविलाइजेशन में वुमेन की क्या पोजीशन है, अल्टेकर की बुक है। नेक्स्ट है, भारतीय शास्त्रों के अनुसार स्त्री धन किसे कहते हैं? तो स्त्री धन उसे कहेंगे जब उसके स्वयं के विवाह के समय तथा उसके स्वयं के तथा उसके पति के व्यवहार में अन्य किसी अवसर पर उसे दिया गया धन या वस्तुएं होंगी। तो इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ग्रामीण भारत के विकास में प्रमुख बाधा कौन सी है? तो प्रमुख बाधा तो अशिक्षा ही होगी, बाकी ये सब चीज़ें इतनी वो इम्पोर्टेंट नहीं है। भारत में वर्तमान भारत में पंचायती राज कैसी अवधारणा है? तो जो पंचायती राज वो तो आपको पता ही है कि पॉलिटिकल है, इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। कालांतर में पारिवारिक संगठन के दृष्टिकोण से जो पाश्चात्यकरण है वो क्या है? तो बहुत ज़्यादा लाभदायक नहीं है, इसलिए ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। हमारे वर्तमान समाज की विशेषता क्या है? संस्कृताइजेशन है, सार्वभौमिकरण है, स्थानीयकरण है, इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, धर्मनिरपेक्षीकरण का अर्थ है। धर्मनिरपेक्षी तो वही होता है ना जब हम सभी जो जितने भी रिलीजन हैं उन सभी को इक्वलिटी लाएंगे, उसमें सभी को बराबर सम्मान देंगे, तो सेकुलराइजेशन हो जाएगा। आधुनिकीकरण का क्या अर्थ है? तो आधुनिकीकरण का मतलब सीधे सीधे रैशनलाइजेशन से होता है, अकॉर्डिंग टू किसके? मैक्स वेबर के अकॉर्डिंग रैशनलाइजेशन को ही मॉडर्निटी माना है उन्होंने, इसलिए ऑप्शन हो जाएगा सी। समाज की संरचना गतिशीलता किसे कहते हैं? जब समाज के लोगों की स्थितियों में परिवर्तन होता है और भूमिकाओं में चेंज होगा, कार्यों में, संस्थाओं में। तो स्थितियों में जब परिवर्तन होता है तो क्या होगा? सोशल मोबिलिटी होगी, इसलिए ऑप्शन हो जाएगा इसका ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, सोशोलॉजी ऑफ रिलीजन किसकी बुक है? तो सोशोलॉजी ऑफ रिलीजन जो बुक है वो है मैक्स वेबर की, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट है, स्वनिर्देशित समाज, परनिर्देशित समाज, परंपरा निर्देशित समाज अवधारणा किसकी है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है, और ये अवधारणा है डेविड रिजमैन की। स्वनिर्देशित समाज, परनिर्देशित समाज, परंपरा निर्देशित समाज। रिजमैन ने सोसाइटी को इन 3 भागों में बांटा है। नेक्स्ट है हमारा, औद्योगिकरण एक प्रभाव ग्रामों से नगरों की ओर प्रवास है जिसका नगरीकरण पर कुछ प्रभाव भी है। ये इससे कुछ बुरा प्रभाव है। तो बुरा प्रभाव क्या होगा? जो नगरों में अशिक्षा, जनाधिक्य, प्रदूषण, ये सब तो है ही, लेकिन इसके साथ साथ जो मेन है वो पारिवारिक विघटन हो रहा है, क्योंकि ये पूछ रहा है जब ग्रामों से नगरों की ओर प्रवास हो रहा है, तो जब नगर की ओर हो रहा है तो फिर परिवार तो ऑलरेडी विघटित ही होगा, तो इसलिए यही बुरा प्रभाव है। तेजी नगरीकरण की सबसे प्रमुख जो वो है वो क्या है? इसमें कौन सी सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है? जब तेज से नगरीकरण हो रहा है तो सबसे ज़्यादा क्या प्रॉब्लम होगा नगर में? जब ये लोग गांव के लोग परिवार को विघटित करके कहाँ पहुँचेंगे? शहर में। तो क्या आप इंक्रीज़ करेंगे? प्रदूषण। तो जब शहर की प्रॉब्लम पूछेगा तो प्रदूषण, गाँव की पूछेगा तो पारिवारिक विघटन।
वर्तमान भारत में ग्रामीण नेतृत्व को निर्धारित करने वाला एक प्रमुख कारण है। तो वर्तमान जब नेतृत्व की बात हो रही है तो क्या होगा, पॉलिटिकल हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। कौन सी स्थितियाँ सामाजिक विघटन को बढ़ाने में मदद करती हैं? तो विघटन को तभी होगा जब किसी चीज़ में असंतुलन होगा, स्थितियाँ व उनके कार्यों में जब असंतुलन होगा तो क्या होगा, विघटन हो जाएगा। नेक्स्ट है, अपने जीवन को भगवद गीता में वर्णित कर्म के सिद्धांत के अनुसार जीना। व्यक्तिगत विघटन को रोकने का सबसे अच्छा उदाहरण क्या है? तो ये बहुत हद तक सही है, क्योंकि इसमें भावनात्मक स्थिरता का भाव छुपा होता है, सिखाता है, तो इसलिए ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। ओवर्ट और कोवर्ट की बात गिटलर करते हैं, ये इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है, रिपीटेड क्वेश्चन है। परिवार के निम्न में से कौन से संबंधों का टूटना पारिवारिक विघटन का कारण बनता है? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी, संयुक्त परिवार में रक्त संबंध और एकांकी परिवारों में वैवाहिक संबंध जो है वो परिवारों के टूटने का विघटित कारण है। अब आपको रिक्त स्थान भरना है। निम्न शब्दों में से अपराध कैसी अवधारणा है? तो जब आप बात करेंगे कि अपराध कैसी अवधारणा है, तो वो तो एक सोशल फेनोमेना है, सोशल कॉन्सेप्ट है, तो इसलिए सामाजिक अवधारणा हो जाएगा। नेक्स्ट है, टोडा जनजाति का अध्ययन किसने किया था? तो रिवर्स ने किया था, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है। और उसके बाद है हायरार्की ऑफ वैल्यूज़। हायरार्की ऑफ वैल्यूज़ की बात किसने की थी? राधा कमल मुखर्जी ने की थी। ये भी क्वेश्चन जो है वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसमें दोनों ने हायरार्की ऑफ वैल्यूज़ बताई थी। उसमें 3 तरह के वैल्यूज़ बताए थे, वो 3 तरह के वैल्यूज़ कौन से थे वो आप जान लीजिए। तो उसमें एक था जैविक, बायोलॉजिकल, दूसरा था सोशल, और तीसरा जो था वो आपका था स्पिरिचुअल यानी आध्यात्मिक। तो आप ऐसे बायोलॉजिकल BSS से बनाएंगे ठीक, तो आपका हो जाएगा बायोलॉजिकल, सोशल और स्पिरिचुअल। ये 3 तरह के वैल्यूज़ की हायरार्की बताई थी, और इस आधार पे उन्होंने हायरार्की ऑफ वैल्यूज़ का सिद्धांत दिया था। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो इसमें ये है कि जो बोंगर हैं वो अपराध की प्रकृति के आधार पे अपराधों को कितनी श्रेणियों में बांटते हैं? तो पहला है, तो बोंगर के अकॉर्डिंग कितने प्रकार के अपराध हैं ये आपको पता होना चाहिए। तो जो इनके अकॉर्डिंग अपराध के प्रकार हैं वो 4 प्रकार के हैं। और ये जो अपराध का इन्होंने वो बताया वो मतलब काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन अभी तक पूछा नहीं गया है, रिपीट नहीं हुआ, तो ये पूछा जा सकता है। ये जो 4 टाइप इन्होंने बताए हैं वो कौन से हैं वो आप जान लें, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है। तो इसमें इन्होंने एक बताया है इकोनॉमिक क्राइम, और दूसरा जो इन्होंने बताया वो बताया है सेक्स रिलेटेड, और तीसरा जो इन्होंने बताया वो बताया पॉलिटिकल, और चौथा जो इन्होंने बताया वो बताया मिसलेनियस यानी विविध। तो इस तरह से आप बना सकते हैं ट्रिक ES और PM यानी इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सेक्स और पॉलिटिकल और मिसलेनियस से रिलेटेड जो टाइप्स बताए हैं क्राइम के, वो बोंगर ने 4 टाइप्स बताए हैं। और इन्होंने अपनी जो डेफिनेशन दी थी वो उसमें उन्होंने ये कहा था कि जो क्राइम है वो अपराधिता जो आर्थिक स्थितियों में इन्होंने ये कहा था कि जो पूंजीवाद अपराध के संभावित कारणों से होता है, और इसमें जो पुरुष होते हैं वो स्वार्थी प्रवृत्तियों को बढ़ावा देते हैं। तो ये अपनी डेफिनेशन में एक तरफ पूंजीवाद की बात करते हैं, इस तरह से आप लर्न कर सकते हैं, और दूसरी तरफ ये पुरुषों की बात करते हैं। तो 2 लोगों की अगर किसी आपको क्राइम की डेफिनेशन में ये 2 बातें दिखती हैं, पूंजीवाद प्लस पुरुष का जो स्वार्थी प्रवृत्ति है उसकी वजह से बढ़ावा मिल रहा है या कैपिटलिज्म की वजह से मिल रहा है, तो वो बोंगर हो जाएंगे। और जो इनकी बुक थी वो इम्पोर्टेंट है, बुक का इनकी नाम था क्रिमिनलिटी एंड इकोनॉमिक कंडीशन, वो आप लर्न कर लीजिए, क्योंकि वो नहीं पूछा है, कहीं इनकी बुक पूछ ले तो वो है क्रिमिनलिटी और दूसरा इकोनॉमिक कंडीशन, ये इनकी बुक है। और इसमें इन्होंने ये बताया है, ठीक है। इसके अलावा जो क्लीनार्ड है, क्लीनार्ड ने क्राइम के 8 टाइप बताए, यहाँ पे 7 की बात हो रही, 8 टाइप की अगर बात होगी तो वो हो जाएंगे क्लीनार्ड। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो मैंने डिस्कस किए। बोंगर के अकॉर्डिंग जो क्राइम है वो कितने प्रकार के हैं? 4 प्रकार के। कौन कौन से? आर्थिक, यौन संबंधी, राजनैतिक और विविध यानी मिसलेनियस।
उनकी बुक क्या है, क्रिमिनलिटी एंड इकोनॉमिक कंडीशन। उनका कोटेशन डेफिनेशन क्या है, तो उन्होंने अपनी जो बुक थी इनकी क्रिमिनलिटी एंड इकोनॉमिक कंडीशन, उसमें उन्होंने कहा जो पूंजीवाद होता है वो अपराध के कारणों को पॉसिबल बनाता है। और इसी के साथ साथ उन्होंने ये भी कहा जो पुरुष होते हैं उसमें स्वार्थी प्रवृत्तियों के कारण ही क्राइम होता है। तो दोनों मैंने की पॉइंट हाईलाइट कर दिए, आपको बुक बता दी और इसके साथ साथ एक और क्वेश्चन बता दिए। क्लिनाल्ड, अगर क्लिनाल्ड के टाइप्स की बात होगी तो वो हो जाएंगे 8। कौन सा कथन सत्य है, गरीबी का कारण बेकारी है, बेकारी का कारण गरीबी है, गरीबी और बेकारी दोनों एक दूसरे के कारण और परिणाम है, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें तो आपको समझ में आ गया होगा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, मद्यपान और जो मादक द्रव्य व्यसन है वो मुख्यतः जो समस्याएं हैं वो किसकी हैं। तो इसके साथ भी वही दिक्कत है कि इसमें 2 आंसर हैं, झुग्गी झोपड़ी और जनजाति। तो इसमें कहीं कहीं झुग्गी झोपड़ी माना, कहीं कहीं जनजाति माना। वैसे बहुत सारे जो पेपर्स हैं उसमें तो ट्राइब माना गया है, लेकिन बहुत जगह ए भी माना गया। तो मेरे अकॉर्डिंग इसमें दोनों आंसर होने चाहिए, ए एंड डी। और आपको जो भी इसमें नियरेस्ट लग रहा है वो आप अपने अकॉर्डिंग लगा सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है इसमें ऑप्शन ए भी करेक्ट होना चाहिए, ए और डी दोनों ही होने चाहिए। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को एक डाउटफुल में रख सकते हैं, या फिर इसमें आप ऑप्शन ए को करेक्ट मान सकते हैं, या बी डी को भी, दोनों एक साथ नहीं पूछा जाना चाहिए था। नेक्स्ट हमारा इसमें है आज की निरक्षिता कल की वेश्या है। तो ये जो करेक्ट आंसर है, क्योंकि जो आज डिपेंड है वो कल की वेश्या बन सकती है। आंतरिक तथा बाह्य संघर्ष के प्रत्यय को किसने दिया है, तो आंतरिक और बाह्य संघर्ष की जो बात कही थी वो कोजर ने कही थी। नेक्स्ट है यूनेस्को अध्ययन समूह के अनुसार निम्नलिखित में से किस आधार पर प्रजातियों को वर्गीकृत किया जा सकता है। तो यूनेस्को के अकॉर्डिंग जो शारीरिक विशेषताएं हैं उसके आधार पर इसको वर्गीकृत किया जा सकता है, इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। भारत में आधुनिकीकरण के बारे में निम्न संयोजनों में कौन सा संघ है, तो ये है विसरण और परिसंस्कृति ग्रहण का। समाजशास्त्र का अर्थ है समाज का विज्ञान, इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है समाजशास्त्र मानव संबंधों के वैज्ञानिक शाखा के रूप में किसने परिभाषित किया है। तो ये डेफिनेशन जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। कई अभी लेटेस्ट जो पीजीटी का लास्ट एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी शायद रिपीट हुई थी। तो ये डेफिनेशन क्यूबर की है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे दिया है, लेकिन कहीं कहीं इसका रॉन्ग आंसर भी दिया है। तो अगर आप किसी और पब्लिकेशन से कर रहे हैं तो इसको मैच कर लेना, क्योंकि कहीं कहीं इसका आंसर जिन्सबर्ग भी दिया है, लेकिन जो करेक्ट आंसर है वो क्यूबर ही है। जब भी वैज्ञानिक शाखा की बात होगी तो उसमें क्यूबर हो जाएंगे। स्वरूपात्मक संप्रदाय के साथ कौन संबंध रखता है, तो स्वरूपात्मक संप्रदाय में इसमें हो जाएंगे वीरकांत, हॉबस, सोरोकिन, मैक्स वेबर। तो इसमें वीरकांत स्वरूपात्मक में आ जाएंगे और आप क्या आएंगे वेबर। तो इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन समाज की विशेषताएं हैं। तो समाज की विशेषताएं आपको ढूंढनी है। मैकाइवर एवं पेज ने 7 विशेषताएं बताई हैं। उसमें पारस्परिक जागरूकता की बात की है उन्होंने, समानता असमानता की बात की है, और सहयोग और सहायता, सरलता और जटिलता। तो सरलता और जटिलता की तो बात करते हैं, सहयोग के साथ सहायता की बात नहीं, संघर्ष की बात करते हैं, और डिपेंडेंसी की बात करते हैं। इसके साथ ही साथ सरलता और जटिलता और वो परिवर्तनशीलता की बात करते हैं, परिवर्तनशीलता। तो ये 7 विशेषताएं आपको लर्न होनी चाहिए। मैकाइवर एवं पेज के अकॉर्डिंग पहली हो गई पारस्परिक जागरूकता, समानता असमानता, सहयोग संघर्ष, सरलता जटिलता, और डिपेंडेंसी और परिवर्तनशीलता। तो ये आपको पता होना चाहिए। 7 विशेषताएं दी हैं मैकाइवर एवं पेज ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब प्रतिस्पर्धा अपने नियमों का पालन नहीं करती है तो क्या हो जाएगी, जब नियम का पालन नहीं होगा तो संघर्ष बन जाएगी। समाजशास्त्र किसका अध्ययन करता है, तो समाज का अध्ययन करता है। नेक्स्ट है समाजशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है, तो कॉम्ट है। समाजशास्त्र किस प्रकार का विज्ञान है, सामाजिक प्रकार का। जन्म कहाँ हुआ था, फ्रांस में हुआ था। ये तो सब मैंने आपको पढ़ा रखा है ऑलरेडी। उसके बाद है अगस्ट कॉम्ट को समाजशास्त्र का जनक कहा जाता है, क्योंकि सबसे पहले उन्होंने क्या की थी, समाजशास्त्र शब्द की रचना की थी। कब, 1838 में। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो इसमें भी इसके 2 आंसर माने गए हैं, एक तो ऑप्शन ए और दूसरा ऑप्शन डी।
तो समाजशास्त्र विशिष्ट ढंग से समाज समस्याओं का अध्ययन करेगा या विशिष्ट दृष्टिकोण से। इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो जाता है क्योंकि ये दोनों ही आंसर माने गए हैं कि अलग-अलग पब्लिकेशन में, लेकिन फिर भी जो इसका मोस्ट प्रोबेबली आंसर होना चाहिए वो होगा विशिष्ट दृष्टिकोण से, पर क्योंकि पर्सपेक्टिव की बात होती है और ढंग का कोई मतलब नहीं है, तो इसलिए इसका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट है समाजशास्त्र के प्रादुर्भाव के लिए कौन सी मुख्य घटना जिम्मेदार है। तो जिम्मेदार होगी औद्योगिक क्रांति, फ्रांस की क्रांति, और मैंने बताया था कि क्या क्या सिचुएशन रही थी, किस वजह से हुआ था, तो ये दोनों ही क्रांतियाँ जिम्मेदार हैं। तो आंसर डी करेक्ट हो जाएगा। समाजशास्त्र का कौन सा सिद्धांत स्पेंसर द्वारा प्रतिपादित है। तो मैंने आपको पढ़ाया था समाजशास्त्र का द्विविकासी सिद्धांत स्पेंसर ने दिया है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से इमानुएल दुर्कheim ने समाजशास्त्र की प्रकृति के विषय में क्या विचार दिया है। तो जब मैंने आपको पढ़ाया था दुर्कheim तब बताया था इमानुएल दुर्कheim का क्या विचार है। तो जिन लोगों ने पढ़ा होगा उनको पता चल गया होगा। वो जो सोशियोलॉजी है उसको क्या मानते हैं, साइंस मानते हैं, इसलिए आंसर हो जाएगा वैज्ञानिक। समाजशास्त्र अन्य सामाजिक विज्ञानों की बहन के समान है, ये किसने कहा है, बांस और बेकर ने। समाज बनता है व्यक्तियों से, व्यक्तियों के संबंधों से, संस्थाओं से, समितियों से। तो आपने जब मैकावर पेज को पढ़ा है तो उन्होंने कहा है व्यक्तियों के संबंधों से समाज बनेगा, ना कि व्यक्तियों से। पशु में समाज होता है लेकिन क्या नहीं होता है, तो आपने अभी पढ़ा कल्चर उसमें नहीं होती है, इसलिए ऑप्शन ए हो जाएगा। हम किसके सदस्य होते हैं, किसके नहीं। हम समाज के सदस्य होते हैं, संस्थाओं के नहीं। या हम समिति के सदस्य होते हैं, उसके संस्थाओं के नहीं। तो इसमें क्या आंसर हो जाएगा, हम समिति के सदस्य होते हैं, संस्थाओं के नहीं, क्योंकि संस्था जो होती है रूल्स पे डिपेंड होती है। ये कथन है मैकावर पेज का। समाजशास्त्र की भाषा में जो गांव है वो क्या है, तो जो गांव है वो तो कम्युनिटी हो जाएगी, इसलिए ऑप्शन जो है वो डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है समाजशास्त्र के भारतीय विचारक कौन कौन से हैं। तो आप जब पीजीटी का पेपर सॉल्व करते हैं तो उसमें आपको ये भारतीय इंडियन थिंकर में सभी पढ़ने को मिलेंगे, गांधी, अरविंदो, राधाकमल मुखर्जी, इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। तो कई बार आप अगर सिलेबस को भी ठीक से देख लेते हैं तो आंसर बहुत आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। समाजशास्त्र में आत्महत्या का सिद्धांत किसने दिया, तो ये तो मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया है, इमानुएल दुर्कheim ने। नेक्स्ट है समाजशास्त्र के अद्यतन सिद्धांत कौन सा है। तो अद्यतन का मतलब है लेटेस्ट, नया कौन सा सिद्धांत है, तो इसमें हो जाएगा प्रकार्यवाद या ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। किसी संगठन नेक्स्ट है किसी संगठन की औपचारिक संरचना में निहित होता है, तो क्या निहित होगा, किसी संगठन की औपचारिक जो संरचना है उसमें व्यक्तिक हित निहित होता है, तो इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा मानव समाज बुक किसने लिखी है, तो ये तो किंग्सले डेविस की, बहुत आसान है। ऐसी कौन सी सामाजिक संस्था है जो यौन संबंधों का नियमितता और वैधता प्रदान करते हुए उनमें उत्पन्न संतानों को समाज उचित स्थान दिलाती है। तो भाई उचित स्थान किस में दिलाएगी समाज, ये तो बहुत ही आपको पता होगा। उचित स्थान लीगलिटी किस में मिलेगी, जब विवाह होगा तभी जो आपकी संतान है वो वैध कहलाएगी विवाह के द्वारा, तो इसलिए ऑप्शन भी करेक्ट। भारत के जौनसार बाबर की खस जनजाति के में किस प्रकार के विवाह का प्रचलन है, तो ये तो आप लोगों को अगर अच्छे से पढ़ा है तो पता होगा। जो जौनसार बाबर की खस जनजाति है उसमें बहुपति विवाह पाया जाता है। बहुपति विवाह का अर्थ क्या होता है, जब एक स्त्री एक समय में अधिक पुरुषों से विवाह करेगी तो बहुपति विवाह हो जाएगा। विवाह किस प्रकार का स्वरूप भारत में कहीं भी नहीं पाया जाता है, तो इस टाइम जो विवाह का ऐसा स्वरूप जो विश्व में कहीं नहीं पाया जाता, तो अब जो ग्रुप मैरिज है वो नहीं पाई जाती है कहीं भी, इसलिए ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है हमारा किस समाज में विवाह का स्वरूप अंततः निश्चित होता है। किसी समाज में जो विवाह का स्वरूप है वो किससे निश्चित होगा, तो जनसंख्या के लिंग अनुपात द्वारा, धर्म द्वारा, कानून द्वारा, सरकार द्वारा। इसमें तो तीनों ही ऑप्शन माने गए हैं इस क्वेश्चन में, कहीं ए माना, कहीं सी माना, कहीं बी माना, तो इसलिए मैं बता रही हूँ इसका आंसर जो है वो आंसर होना चाहिए ए, जनसंख्या के लिंग अनुपात द्वारा, ना कि ये सब होगा। तो आप इसको चेकआउट कर लेना। इसके 3 आंसर माने गए हैं, लेकिन जो फर्स्ट प्रेफरेंस जा रही है वो जनसंख्या के लिंग अनुपात द्वारा ही जानी चाहिए।
नेक्स्ट हमारा लास्ट क्वेश्चन है, गोडार्ड के अनुसार जो निम्नलिखित में से कौन सा बाल अपराध का सर्वप्रमुख कारण है। तो गोडार्ड का जो सिद्धांत है वो मानसिक दुर्बलता पे है, इसलिए इनका जो प्रमुख कारण है वो है मानसिक दुर्बलता। तो इस तरह से हमने जो 2011 का पेपर था उसको कंप्लीट किया। और आप देख रहे हैं इतना लेटेस्ट पेपर करने के बाद भी आपको कितने क्वेश्चन डाउटफुल मिल रहे हैं और कितने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल रहे हैं जिसमें डिस्कशन की बहुत नीड है। तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग एक बार सारे पेपर्स को अपने आंसर के साथ फाइंड आउट करके मैच करके रख लीजिए। उसके बाद आप पेपर कहीं से भी सॉल्व करिए, ताकि अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो वो वेस्ट ना जाए और आप करेक्ट आंसर को फाइंड करके अपने करेक्ट आंसर्स और इम्पोर्टेंस को देख पाएँ कि कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और किस तरह के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाने की पॉसिबिलिटी है। तो चलिए, अभी हमारे 2-3 पेपर्स बाकी रह गए हैं, उनको भी कंप्लीट करेंगे। तो बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।